हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। इम्प्रूवमेंट एकेडमी की जो प्लेलिस्ट है उसे आप एक बार देख लीजिए। और क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं सितंबर में और नवंबर में, और अभी अगस्त में ही जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप डी, तो उसके लिए जो साइंस है और भी जो करेंट अफेयर वगैरह है, तो वो सब पढ़ने के लिए आप हमारी जो इम्प्रूवमेंट एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारे वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स थोड़े से दिन बचे हैं, तो आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, ऐसा सोचकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान। उसमें हम लोग का जो एक्ट वाला टॉपिक है 1858 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो अधिनियम। ओके फ्रेंड्स, तो इस एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में क्या महत्व है ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया था। मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद हमने पढ़े थे इससे पहले वाले एक्ट में, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार भी दिया गया तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कर दिया गया था। विकेंद्रीकरण मतलब कि पूरा नियंत्रण किसके पास होगा? केंद्र के पास। अब सेकंड क्या है इसमें? प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। प्रांत का मतलब यहाँ पे राज्यों से है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। अभी तक हमने क्या पढ़े थे कि 4 ही सदस्य थे, अब एक 5वां सदस्य को भी शामिल कर लिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण करने की शक्ति भी प्राप्त थी। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे, और ये जो नामांकित सदस्य थे उसमें आधे गैर सरकारी होते थे। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्या है? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना कि लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें कौन से 3 भारतीयों को नियुक्त किया था। तो इसका आंसर क्या है? पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देव नारायण सिंह तथा सर दिनकर राव। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1861 का पोर्टफोलियो अधिनियम। तो 1861 के बाद का जो अधिनियम है 1891 वाला, तो उसके पहले तक के सन के जितने भी रूल्स हैं वो 1861 के अधिनियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 1861 के बाद 1862 है, तो इसे आप समझ जाइए कि ये किसके अंतर्गत आएगा? 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय प्रणाली को ही पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास की विधान परिषद को कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। हमने इससे पहले पढ़े थे कि सारे अधिकार किसके पास थे? बंगाल के पास, लेकिन अब बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इसी अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट IMP है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। अध्यादेश को ही ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में अध्यादेश के बारे में है? 123 में। 123 में केंद्र का अध्यादेश है और राज्य का अध्यादेश जो है वो 213 नंबर के आर्टिकल में है। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल आप लोग धीरे धीरे याद भी करते चलिए। अब इस अधिनियम में जो भी कमियां थी उसे देखते हैं। पहला है विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी।
वे ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर चर्चा कर सकते थे, तो ये इसकी कमी थी। और गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेध अधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार भी कर सकती थी। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, वो वीटो की शक्ति का प्रयोग किस अध्यादेश के अंतर्गत कर सकता था। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इससे पहले हमने अब भी देखे 1861 के अधिनियम में कि गैर सरकारी सदस्य जो थे उनका ज़्यादा वेटेज नहीं था, लेकिन 1892 के अधिनियम में क्या किया गया? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी और इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। यह आईएमपी टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़कर नोट्स बना लीजिए। फिर अगला क्या है? इसी अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई थी और अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई थी, परंतु मतदान का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। ओके फ्रेंड्स, परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका था। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा 1892 का अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वाला एक्ट। तो इसी में क्या है? निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी किया गया। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। मतलब इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था। ओके फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाला एक्ट कौन सा है। तो कौन सा है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका पहला पॉइंट, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ओके फ्रेंड्स, और मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ओके फ्रेंड्स, इसी अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि भी की थी। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई थी, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या जो थी वो अलग अलग थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ओके फ्रेंड्स, मतलब गैर सरकारी सदस्य भी इसमें बहुमत दे सकते थे। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। और इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद तथा एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी अपनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। फ्रेंड्स देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहीं से हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था और ये ही असली जड़ थी झगड़े की, हिंदू और मुस्लिम के। ओके फ्रेंड्स, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो गांधी जी जो थे उन्होंने इस एक्ट के बारे में एक लाइन भी कही है
जो इस वीडियो के लास्ट पे लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसी अधिनियम में प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। कुल मिला के सबके लिए अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। तो ये जो था ये वाला अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताइए, और वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।